हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि है माय जर्नी फ्रॉम TCS टू NCR टू वॉलमार्ट। एंड इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं अपने पूरा जर्नी को एक्सप्लेन करूँगी, मैं अपने मिस्टेक्स को एक्सप्लेन करूँगी एंड आपको मेरे जर्नी से बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स मिस्टेक्स से लर्न करने को मिलेगा ताकि आप सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करो। सो स्टार्ट करते हैं। सो आई डिड माई इंटर्नशिप एट TCS. इट वॉज a 3-month internship and during my internship I worked on AI/ML प्रोजेक्ट। सो हमारा प्रोजेक्ट क्या था कि ये हमारा प्रोजेक्ट था फिंगरप्रिंट डिटेक्शन से रिलेटेड। एंड इस प्रोजेक्ट से मैं क्या सीखी थी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि मुझे मशीन लर्निंग को रियल लाइफ वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला था एंड जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जिससे मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला था। जैसे कि हम लोग हमेशा क्लासिफिकेशन ये सब करते हैं, लेकिन कभी आप सोचिए हो कि क्लासिफिकेशन का क्या क्या यूज हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ के बारे में पता चला था कि कैसे हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ये सब को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक फिंगरप्रिंट है, किसी क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट है एंड हमें पता करना है कि ये क्रिमिनल कौन है। तो हमारे गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन का फिंगरप्रिंट है एंड हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, 136 करोड़। सो अब इसमें क्या है कि अब अगर आप एक इमेज को 136 करोड़ के साथ मैच करना स्टार्ट करोगे तो कितना ये लॉन्ग प्रोसेस है, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, हर एक फिंगरप्रिंट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये 136 पॉपुलेशन है ना, 136 करोड़ जो पॉपुलेशन है इसको आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो एंड आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये जो हमारा फिंगरप्रिंट है ये किस क्लास में लाई करेगा और आप क्या करोगे, आप उसी क्लास में सर्च करोगे कि हाँ ये किस क्रिमिनल से ये फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। लेट्स से कि हमारा वो क्लास आया एक 36 करोड़ का एक क्लास है और हमारे एक इमेज में हमारा जो फिंगरप्रिंट का इमेज है इसमें नंबर्स ऑफ फीचर्स मैं काउंट कर ली और मैं देख रही हूँ कि हाँ ये फीचर्स ना इस क्लास में लाई कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि उसी क्लास में सर्च करूँगी कि ये फिंगरप्रिंट किस क्रिमिनल एंड किस इंसान से मिल रहा है। तो ये बहुत ही आपका टाइम बचा देता है। जैसे कि अगर आप 136 करोड़ से पहले जो मैच कर रहे थे वो सोचो और अभी यहाँ पे आप ओनली 36 करोड़ से मैच कर रहे हो, तो सोचो कि कितना ज़्यादा टाइम कम हो गया हमारा। तो ये सबसे मेन एप्लीकेशन होता है क्लासिफिकेशन का। एंड इस इंटर्नशिप के दौरान मैं एक बात और सीखी थी, जैसे कि हम लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस जैसे कि पाइथन हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप देखा जाए ना तो अगर रियल लाइफ में देखोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी कॉन्स है। हाई लेवल लैंग्वेज उतना फास्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं सीखी थी कि कैसे मैं C++ में मशीन लर्निंग कर सकती हूँ, C++ में इमेज प्रोसेसिंग कर सकती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत कम, हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत कम हो जाता है। तो ये मैं बहुत ही बड़ा लर्निंग हुआ था क्योंकि हमेशा मैं ये इंटर्नशिप करने से पहले मैं पाइथन को गॉड समझती थी। सो कोई भी मशीन लर्निंग का वर्क पाइथन में करो एंड पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग। लेकिन मुझे पता चला जब इंटर्नशिप की उसके बाद कि हाँ पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है बट ओनली फॉर विजुअलाइजेशन। अगर आप पूरा अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने जा रहे हो और उसे अगर पाइथन में इम्प्लीमेंट करे हो तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंड एट द एंड हमारे पास क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे कि आप एग्जांपल लो कि आपके पास 2 शॉपिंग वेबसाइट है एंड एक शॉपिंग वेबसाइट पे आपको ड्रेस खरीदना है एंड आप एक शॉपिंग वेबसाइट को खोले, एक वो लोड लिए जा रहा है। अगर आपको ये खुल गया तो आप देखना ना आपके माइंड में एक वो हो जाएगा कि आप भले यहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको सबसे पहले बार वो खुल गया ना तो आप चाहोगे कि वही पर्च कर ले क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड मैं अभी आने वाले टाइम में टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो ये वीडियो को जरूर देखना क्योंकि एट द एंड जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो वहाँ पे भी जो आपका क्वेश्चन उससे होता है उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी क्वेश्चन आप ब्रूट फोर्स में कर सकते हो, लेकिन एट द एंड इंटरव्यूअर को क्या चाहिए होता है, एक मोस्ट ऑप्टिमल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन का। एंड ये ऑप्टिमल कैसे, आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी
कि सॉल्यूशन को ऑप्टिमल कब कहोगे, जब वो लिस्ट पॉसिबल स्पेस एंड लिस्ट पॉसिबल टाइम मिले। क्योंकि एट द एंड हमें दो चीज़ बचाना होता है, टाइम बचाना होता है ना स्पेस बचाना होता है। स्पेस क्यों बचाना होता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, सभी के पास बहुत ही 8 GB एंड इसका रैम का फ़ोन नहीं होता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया के पास अभी 1 GB रैम का ही फ़ोन होगा या 2 GB का होगा। अब आप सोचो कि आप ना मैक्सिमम पॉपुलेशन को टारगेट करना है, आपको ऐसे नहीं टारगेट करना है कि आप एकदम रिचेस्ट पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इंडिया में 1% लोग ही रीच हैं, बाकी जो 99% है वो आपका मेन मार्केट है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, स्पेस बचाना होता है। आप खुद देखो कि अब कितना भी अच्छा एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो इंस्टॉल नहीं करते। एक बहुत ही बड़ा चैट का एप्लीकेशन था, मैं उसका नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत सारे फीचर्स थे उसमें, लेकिन हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है ना उसे नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे थे, क्योंकि उसका स्पेस बहुत, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बल्कि एप्लीकेशन था। एंड उसी के अल्टरनेट में जो एप्लीकेशन था जो कि अभी व्हाट्सएप है, ये कितने सारे लोग इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये बल्कि नहीं है। एंड ये मतलब मेन ये सब बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो अब आपको समझ में आया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये जो मेरा TCS का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, इसमें मैं ये सबसे ज़्यादा सीखी थी कि कैसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं, कैसे हम लोग स्पेस बचा सकते हैं, कैसे हम लोग एक्यूरेसी बना सकते हैं। जैसे कि आप ये हमेशा सोचते होंगे ना, आपके मन में कभी कभी आता हो अगर आप मशीन लर्निंग पे वर्क करे हो तो, कि ये क्वेश्चन को तो इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग से भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग क्यों लगा है? इसका सबसे बेस्ट आंसर है, मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग आपका एक्यूरेसी बढ़ाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब एक चीज़ बताओ कि आपके पास बहुत सारा एप्पल है बहुत सारा एप्पल। अब आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपके माइंड में सेट हो गया है कि ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये एप्पल का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखोगे, बता दोगे हाँ ये एप्पल है। वो भली से थोड़ा सा टेढ़ा एप्पल होगा, या भली वो थोड़ा रेड नहीं होगा, थोड़ा सा येलोइश एंड थोड़ा सा सड़ा हुआ एप्पल होगा, फिर भी आप बता दोगे कि ये एप्पल है। लेकिन अगर आप पहला बार एप्पल देख रहे हो एंड आपको एक इमेज दे दिया एप्पल का, एंड आप क्या कर रहे हो ना, पिक्सल बाय पिक्सल मैच कर रहे हो कि ये एप्पल इस इमेज में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आप क्या कहोगे कि एकदम एक्यूरेट जो इमेज टाइप का जो एप्पल होगा उसको तो आप बोल दोगे कि हाँ ये तो एप्पल है। लेकिन जो ऐसा एप्पल होगा जो हल्का सा ग्रीनिश है, हल्का सा वो टेढ़ा है, मतलब वो लेकिन तब क्या करोगे ना, तब जब आप इमेज से मैच करोगे और पहले से आप एप्पल नहीं देखे हुए हो तो आप नहीं बोलोगे कि ये एप्पल है। ये बात समझ में आया आपको? तो यही मेन होता है। आप मशीन लर्निंग क्या है, ये जो मैं पहला प्रोसेस बताई थी ना कि आप बहुत सारे एप्पल देख चुके हो एंड उसके बाद आप बता देते हो, कोई भी कैसा भी सड़ा हुआ एप्पल भी आ जाता है, बोल देते हो कि हाँ ये तो एप्पल है। लेकिन अगर जब आप पहला बार एप्पल देख रहे हो, आपको एक एप्पल दे दिया गया, एक इमेज दे दिया गया, इस इमेज पर लिखा हुआ है कि हाँ ये एप्पल है, तो आप मैच करके एक जो डिफेक्टिव एप्पल है उसको आप नहीं बताओगे कि ये एप्पल है। सो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया मशीन लर्निंग का। सो ये मैं ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में ये सीखी थी। उसके बाद जो मैं सेकेंड इंटर्नशिप करी थी वो इंटर्नशिप था NCR कॉर्पोरेशन का, एंड ये मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था जिसमें कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं वेब डेवलपमेंट पे काम करी थी। मैं एक तरह से सिस्टम एक तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करी थी। इससे पहले मैं जो इंटर्नशिप करी थी वो था मेरा मशीन लर्निंग रिलेटेड इंटर्नशिप। तो इस इंटर्नशिप में मैं क्या सीखी थी कि इस इंटर्नशिप में मुझे लार्ज स्केल पर काम करना था। जैसे कि जो मैं काम करी थी वो बिलियंस बहुत ही सारे कंट्री में वो यूज हो रहा है, उसको पर डे बिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं। तो अब ये आप समझ रहे हो कि कितना, बिलियंस बहुत कम बोल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो आपको जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ATM मशीन है, इसका कितने लोग यूज करते होंगे पूरे वर्ल्ड में। तो इस टाइप का एक स्केल्ड प्रोजेक्ट में मैं काम करी थी एंड एक बहुत ही ओल्ड कोड बेस पर मैं काम करी थी। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं जब TCS में जब काम करी थी तो यहाँ पे जो था वो मुझे स्क्रैच से डेवलप करना था। मैं कोई ओल्ड कोड बेस पे काम नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पे मैं ओल्ड कोड बेस पे काम करी थी। इससे सबसे ज़्यादा क्या लर्निंग मुझे मिला था कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन दे दिया जाए एंड आपको बोल दिया जाए कि इसको स्क्रैच से बनाओ, तो ट्रस्ट में वो आपको बनाना बहुत ईजी होगा। लेकिन आपको एक बना बनाया एप्लीकेशन दे दिया जा रहा है एंड आपको बोला जा रहा है कि ये बग्स है, इसको फिक्स करो, तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द कंपनी में काम करने जा रहे हो,
स्टार्टअप्स या कुछ कंपनी या कुछ टीम को छोड़ करके, तो आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी आपका कोड बना हुआ है, आपको उसमें कुछ चेंजेज लाने हैं, उसमें अपडेट लाना है। जैसे कि आप व्हाट्सएप देखो, हर कुछ दिनों में व्हाट्सएप का न्यू अपडेट चलाता है, तो क्या उन्होंने फिर से थोड़ी ना व्हाट्सएप पूरा बनाया होगा, उन्होंने क्या करा होगा कि जो व्हाट्सएप का पहला वाला कोड बेस है इसी में कुछ ना कुछ अपडेट करा होगा। तो यही है, जैसे कि अब पहले स्टिकर नहीं आता था, अब स्टिकर आने लगा है, तो उसी कोड बेस में कुछ ना कुछ अपडेट करा होगा। तो यही मैं यहाँ पे सीखी थी कि ओल्ड कोड बेस से कैसे काम करना है, दूसरे का लिखा हुआ कोड कैसे समझना है, एंड खुद ऐसा कोड कैसे लिखना है ताकि आपके बाद दूसरा समझ सके। जैसे कि मैं जो कोड लिख के आई हूँ वो दूसरा समझ सके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता रही हूँ कि ये कैसे आप पता चलेगा आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही अच्छा सही से लिखना है। आपका जो, जैसे कि आप अगर मान लो कि आप एक डेट पिकर बना रहे हो, तो आपका जो उसका नेम है डेट पिकर इन द सेंस कि वो डेट बता देगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट का, तो वो जो कोड जहाँ पे आप डाल रहे हो उसका जो नेम है वो डेट से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस आप जिस कंपोनेंट के लिए वो बना रहे हो उस कंपोनेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, ये सब कुछ का नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही सही होना चाहिए, ताकि जो न्यू आएंगे, जो न्यू मेरे पास जो वर्क करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये कोड करना क्या चाह रहा है या कोड का यूज क्या है, ये जो कोड का स्निपेट है इसका यूज क्या है। तो ये मैं इंटर्नशिप के दौरान सीखी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक और बात सीखी थी, गिट पे काम करना। लाइक आपके साथ गिट, आपके बारे अगर आपको गिट के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हो, या हो सकता है फ्यूचर में कोई वीडियो बनाओ। तो गिट क्या होता है ना कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को काम करना है, मैं एक लेमन टर्म से बता रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 30 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग सिंक कैसे आपस में बनाएंगे। लाइक मैं अगर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसका फ्रंट पेज चेंज कर दी, कोई थर्ड एम्प्लॉय है जो क्या कर रहा है कि वो इसके बैकएंड में कुछ चेंज कर दिया, प्लस इसके दूसरे पेज में कुछ चेंज करा है, तो अगर मुझे उनका चेंज को अपने कोड में रिफ्लेक्ट करना है एंड मेरा चेंज उनके कोड में रिफ्लेक्ट हो सके, इसके लिए हम लोग गिट यूज करते हैं। डिफरेंट ब्रांचेज होता है, अगर मैं, जैसे कि मैं एक ब्रांच में काम कर रही हूँ, दूसरे लोग दूसरे ब्रांच में काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक प्रोजेक्ट में मिक्सअप होगा तो वो एक होगा जो वो ब्रांच होगा जिससे सब पुल कर सकते हैं। पुल, अभी मैं टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाना चाह रही हूँ। तो अब ये समझो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कैसे करेंगे, इसके लिए गिटहब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इसको यूज मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती है। सो इस पे मैं काम करना सीखी थी। उसके बाद अभी मैं उसके बाद मेरा 6 मंथ का इंटर्नशिप था एंड ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मुझे एक डेवलपमेंट का अच्छा नॉलेज हो गया। जैसे कि मैं एंगुलर पे काम करी थी, तो एक डेवलपमेंट का मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा ये रहता था कि मैं डेवलपमेंट तो पहले कर चुकी थी, लेकिन बहुत छोटा मोटा काम करी थी, जैसे कि सिंपल प्रोजेक्ट बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच। लाइक ऐसा नहीं करी थी कि कहीं इंटर्नशिप नहीं करी थी इससे पहले डेवलपमेंट, जहाँ पे मुझे एक लार्ज कोड बेस पे काम करने का मौका मिले। सो फर्स्ट टाइम मैं लार्ज कोड बेस पे काम करी थी NCR कॉर्पोरेशन में, एंड ये बहुत अच्छी कंपनी थी एंड ऑफकोर्स बहुत अच्छी कंपनी है एंड इसमें मतलब बहुत ही सही कंपनी थी ये। उसके बाद मेरा वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया में सिलेक्शन हुआ एंड इस पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। एंड इसमें वर्क करते टाइम ना मुझे सबसे ज़्यादा रियलाइज हुआ है कि जो मैं फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी मुझे बहुत लार्ज कोड बेस पे वर्क करना पड़ रहा है, दूसरे को ऐसा कोड लिखना है ताकि दूसरे लोग समझ सके, प्लस मुझे दूसरे का कोड समझ में आना चाहिए। मतलब लार्ज कोड बेस में कुछ अपडेट करना है तो वो कैसे करते हैं, इससे मैं वर्क कर रही हूँ। अभी मैं इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं बस 1 मंथ ही हुआ है यहाँ पे काम करते हुए। तो अभी मैं अगर 1 ईयर पूरा कर लेती हूँ इस कंपनी में, तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिससे मैं फुल्ली डिस्क्राइब करूँगी कि मैं ये पास्ट 1 ईयर जो एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करके मैं क्या सीखी हूँ। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस एंड इसमें मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहती हूँ, मैं आपको ये सिखाना क्या चाहती हूँ, उसमें मैं बताती हूँ। अभी आप क्या करोगे, आप लोग 2nd ईयर में रहोगे, फिर 3rd ईयर में रहोगे, तो फिर कोई इंटर्नशिप करोगे। तो उस इंटर्नशिप के दौरान जैसे कि मेरा क्या था ना कि मेरा जो NCR का इंटर्नशिप था, पहले मुझे फुल टाइम मिल चुका था, इंटर्नशिप एज ए ट्रेनिंग था। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा इंटर्नशिप कर रहे हो जिस इंटर्नशिप में आपको अगर इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस से आपको जॉब मिलने वाला है, अगर आपको वो जॉब चाहिए तभी वो इंटर्नशिप करो। अगर आपको वो जॉब नहीं चाहिए, ऐसे ही बस करे जा रहे तो नहीं करो, जॉब के लिए इंटर्नशिप करो। एंड हाँ,
ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको, प्रोजेक्ट कर सको, क्योंकि एट द एंड जो आप प्रोजेक्ट करोगे ना वही दिखेगा एंड उसके बेसिस पे ही आपको जॉब मिलेगा। सो जो भी आप वर्क करे हो इसे आप क्या करो, प्रेजेंट करो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सो अभी मैं ये अपना लास्ट 2 इंटर्नशिप एंड 1 फुल टाइम को पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कुछ हेल्प मिला हो तो, एंड अगर यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।